नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और धुंध से हालात गंभीर। एमसीडी के स्कूल 3 दिन तक बंद। गुड़गांव में धारा 144 लागू। केंद्र की पड़ोसी राज्यों के साथ आज आपात बैठक। पुंछ और कृष्णा घाटी में सीमा पार से भारी गोलीबारी। 2 सैनिक शहीद, 5 घायल। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान। तीन दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंची ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिखर वार्ता आज। रक्षा, सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में अहम समझौतों की उम्मीद। फिर गरमाया जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का मामला। इंडिया गेट पर छात्रों और परिजनों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से की दखल की मांग। चुनाव से एक दिन पहले हिलेरी क्लिंटन को राहत। गुप्त सर्वर मामले में एफबीआई की क्लीन चिट, कहा नहीं मिले अपराध के सबूत। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। 3 दिन के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 5 दिनों के लिए इमारतें गिराने और निर्माण के काम पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि जानकार इसे देरी से उठाया गया कदम बता रहे हैं। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण की वजह से बंगाल और गुजरात के बीच होने वाले रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच को रद्द करना पड़ा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार के रवैये से नाराज हैं। प्रदर्शन में मास्क लगाकर स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। तो प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कई अहम फैसले लिए। अगले 3 दिन के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही 5 दिन के लिए इमारतें गिराने और निर्माण के काम पर भी रोक लगा दी गई है। हम पहले से ही ज़्यादा पोल्यूटेड थे, जिसकी वजह से अब ये जो एक्स्ट्रा पोल्यूशन आया इसने हमें और बहुत बुरी हालत में कर दिया है। और अभी कई सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद कुछ इमरजेंसी मेजर्स अगले कुछ दिनों के लिए निर्णय लिया गया है। बदरपुर पावर प्लांट को 10 दिनों के लिए बंद करने के साथ ही राजधानी में कूड़े और पत्ते जलाने पर रोक लगाई गई है। अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर 10 दिनों तक जनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा और वैक्यूम क्लीनिंग 10 तारीख से शुरू होगी। ज़रूरत पड़ी तो ऑड इवन फार्मूला लागू किया जा सकता है। साथ ही केंद्र से कृत्रिम बारिश के विकल्प पर भी चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य और पर्यावरण विभाग को एडवाइजरी जारी करने को भी कहा गया है। लेकिन पिछले 10 दिन के अंदर जो प्रदूषण बढ़ा है वो आसपास के स्टेट्स में जो क्रॉप बर्निंग है उसका बड़ा कारण है। और जब मैं ये कहता हूँ ये फिंगर पॉइंटिंग नहीं है, मेरा अपना ये मानना है कि हम सब लोगों को मिलकर इसका समाधान करना पड़ेगा। जानकार इसे देरी से उठाया गया कदम बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कोई दीर्घकालिक फैसला नहीं लिया। अब एकदम से जाग करके, ताकि उनका क्रिटिसिज्म ना हो, इस वजह से उन्होंने इस तरीके से बात कर रहे हैं। जो मेजर्स जो अनाउंस करे हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म और नी जग एकदम से झटके वाले रिएक्शंस हैं। कोई लॉन्ग टर्म उन्होंने कोई मेजर अभी तक नहीं अनाउंस किया है। बहुत ही अहम डिसीजंस दिल्ली सरकार ने लिए हैं। मैं उनकी सराहना करता हूं, लेकिन अफसोस ये है कि ये सारी डिसीजंस जो हैं वो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लेनी चाहिए थी। इस बीच उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी आज इस मसले पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में सांस की शिकायत, अस्थमा और एलर्जी के मरीजों की संख्या 60% तक बढ़ गई है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मास्क की मांग भी बढ़ गई है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आज दिल्ली से सटे राज्यों के सभी पर्यावरण मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने आरोप प्रत्यारोप की बजाय मिलकर समाधान निकालने पर जोर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसरो की तस्वीरों से पता चलता है कि राजधानी में प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों की भूमिका सिर्फ 20% है। इन सब का कुल योगदान 20% है।
80% दिल्ली के अंदर का कचरा है, दिल्ली के अंदर की समस्याएं हैं। किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों के अंदर किसी भी राज्य या राजनीतिक दल या उसके नेता ने नहीं पड़ना चाहिए और उन्होंने सीधे सीधे उस समस्या को गंभीर मान करके उसका निदान करना चाहिए। पर्यावरण से संबंधित संसदीय समिति के पूर्व चेयरमैन अश्विनी कुमार का मानना है कि दिल्ली सरकार ये कहकर नहीं बच सकती कि पड़ोसी राज्यों में फसलों के अवशेष जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ा है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रमुख जिम्मेदारी केंद्र की है। प्रमुख जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और मैं समझता हूं कि बजाय के इस ओर सार्थक कदम उठाएं, केंद्र सरकार पूरी तरह से जो आज का लीगल फ्रेमवर्क है उसको भी ढीला करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी दिल्ली सरकार के आरोपों को खारिज किया है। ये जो स्मॉग है ये दिल्ली में है या एनसीआर रीजन में है, और खास तौर से जो पैडी ग्रोइंग बेल्ट है वहां पे तो कहीं भी नहीं है, तो फिर कैसे ये ब्लेम लगा सकता है हरियाणा या पंजाब के ऊपर कि पंजाब और हरियाणा से धुआं आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों में खेतों में फसलों के अवशेष जलाने को राजधानी में प्रदूषण की बड़ी वजह बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषि जैव विविधता के क्षेत्र में अनुसंधान पर जोर दिया है। कृषि जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण पौधों और वन्य जीव की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं और ऐसे में सभी को मिलकर प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कृषि जैव विविधता के उचित प्रबंधन पर जोर दिया। साथ ही कहा कि इस क्षेत्र में शोध दुनिया भर में खाने पीने की चीजों, पोषण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काफी अहम है। प्रधानमंत्री ने मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर गंभीर चिंता जताई। प्रकृति का जितना शोषण इंसान ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अगर कहें कि सबसे ज्यादा नुकसान पिछली कुछ शताब्दियों में हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने भारत की समृद्ध जैव विविधता का जिक्र करते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया। भारत में 47,000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं और जानवरों की 89,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। भारत के पास 8,100 किलोमीटर से ज्यादा का समुद्री तट है। ये इस देश की अद्भुत क्षमता है। 9 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का आयोजन इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल की ओर से किया जा रहा है। इसमें 60 देशों के 900 प्रतिनिधि जीन संशोधनों के संरक्षण पर चर्चा करेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। झांसी की परिवर्तन रैली में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो 5-10 साल में बुंदेलखंड की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में बीजेपी की परिवर्तन रैली में पार्टी के आला नेताओं ने शिरकत की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जनता की फिक्र करने की बजाय समाजवादी पार्टी परिवार का संकट सुलझाने में लगी है। अमित शाह ने राज्य के विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। उत्तर प्रदेश का विकास ये सपा बसपा नहीं कर सकते। ऊपर मोदी जी की सरकार है, नीचे भी भाजपा की सरकार बना दीजिए, उत्तर प्रदेश अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने बुंदेलखंड के किसानों की समस्याओं के लिए राज्य सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। हमारे उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाइए। यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, 5 से 10 वर्षों के अंदर हम बुंदेलखंड की पानी की समस्या का समाधान आपको दे देंगे। यह मैं आपको भरोसा में दिलाता हूं। 2012 के विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को महज 3 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था।
हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने क्षेत्र की सभी 4 सीटों पर कब्जा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली पुलिस ने रविवार को किराड़ी से आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज गोविंद को गिरफ्तार कर लिया। ऋतुराज पर छठ पूजा से पहले शांति व्यवस्था भंग करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक किराड़ी के निठारी गांव के एक तालाब में छठ पूजा नहीं करने को लेकर धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन विधायक ने कथित तौर पर आदेश का उल्लंघन किया। पुलिस ने उन्हें शनिवार को मौके से हिरासत में ले लिया और रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। ऋतुराज गिरफ्तार होने वाले आम आदमी पार्टी के 15वें विधायक हैं। पिछले कई दिनों से लापता जेएनयू के छात्र नजीब अहमद को लेकर एक बार फिर छात्र संगठन सड़कों पर हैं। कल शाम इंडिया गेट और जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हालात को काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने नजीब की मां समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ घंटों बाद सभी को रिहा कर दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस मामले में राष्ट्रपति जेएनयू प्रशासन और दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब कर सकते हैं। रविवार को छात्र संगठनों ने गुमशुदा नजीब अहमद की तलाश में हो रही देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे हुजूम में नजीब के परिजन भी शामिल हुए। इंडिया गेट पर व्यवस्था के लिहाज से पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगा दी। नजीब की मां फातिमा नफीस महोदया, उनको जहां पहले ले जाया गया था, वहां से फिर दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस अधिकारी के साथ उन्हें उनके घर दिल्ली पुलिस ने उनके घर पहुंचाया, घर छोड़कर आए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर का रुख किया। इसी दौरान पुलिस ने नजीब के परिजनों समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मायापुरी थाना जाकर नजीब के परिजनों से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण कोई एक्शन इस पे नहीं ले रही है। जो लोग उसमें मारपीट में शामिल थे, अभी 22 दिन के बाद कल शायद उनसे पहली बार पूछताछ की गई और वो भी एक औपचारिक पूछताछ है। तो राष्ट्रपति जी को हमने उसी के बारे में कहा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से भी और दिल्ली पुलिस से भी इसके बारे में रिपोर्ट लेंगे और वो जो कुछ भी कर सकते हैं इसमें। जेएनयू में 3 नवंबर को हुए कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नजीब की खोज के लिए आंदोलन को कैंपस से बाहर लाने की बात कही थी। इस मामले में कांग्रेस, सीपीएम समेत कई राजनीतिक दल एकजुट हैं। हम उनके साथ देने के लिए यहाँ मौजूद है और मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे मौके पर, जबकि नजीब गायब है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है उन्हें ढूंढने के लिए और एक माँ के आंसू को पहुँचने के लिए, तो तब हम सबका फर्ज बनता है कि हम आपके बीच में आए और आपको बताएं कि हम भी आपके साथ हैं। नजीब अहमद जेएनयू में एमएससी बायोटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है। 14 अक्टूबर की रात हॉस्टल में नजीब की एबीवीपी के कुछ समर्थकों से झड़प हुई थी। उसके बाद से नजीब लापता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम नजीब की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हरिओम राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं भी भारत के इस सफर को लेकर हम आसाम पहुंच चुके हैं और यहां पर हम बात करेंगे राभा जनजाति की। इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे राभा जनजाति के जीने का अंदाज, उनके गीत संगीत के बारे में और उनके उत्सवों के बारे में। जम्मू कश्मीर में सीमा पार पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी की वजह से घाटी में शांति कायम कर पाना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तानी सेना अब तक 100 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुकी है। रविवार को पुंछ जिले में हुई गोलीबारी में 2 और जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया।
उधर श्रीनगर और बांडीपुरा में 2 सरकारी स्कूलों को जलाए जाने की भी खबर है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में फिर भारी गोलाबारी की। इस दौरान भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। सलोत्री और सागरा इलाके में सुबह से ही गोलीबारी हो रही थी। इस दौरान 2 नागरिकों समेत 5 लोग घायल हो गए। Past midnight, an infiltration bid was foiled, where one of our soldiers who was injured, and as he was being evacuated, he succumbed to his injuries. Then early hours in the morning, the second infiltration bid was foiled in the Krishna Ghati sector, and which was successfully retaliated and foiled by us. संघर्ष विराम उल्लंघन की आड़ में पाकिस्तानी सेना सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहती थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की चौकसी ने दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। घटना के बाद से लोगों में दहशत बनी हुई है। बहुत दुश्वारी आ रही है। अभी फायरिंग में हमारा ये फसल का टाइम चल रहा है, अभी घास मकई का, तो इसमें कई आदमी जो है बाहर ही रहते हैं, तो इसमें काफी खतरा बना हुआ है। सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी का भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से जवाब दे रही है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने घाटी के हालात सुधारने के लिए बातचीत का दौर जारी रखने पर जोर दिया है। The Honorable Prime Minister that he should find ways of dialogue. I think that way we will be able to contain this tragedy that is taking place. War is not a solution. We have to find methods of peace. सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक राज्य के हालात में अभी सुधार नहीं हुआ है। सीमा पार से आतंकी हमले की फिराक में तैयार 300 सक्रिय आतंकवादी इसका फायदा उठाना चाहते हैं। इस गोलीबारी की वजह से अब तक 12 नागरिकों समेत 18 की मौत हो चुकी है, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत दौरे पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना वैश्विक तंबाकू रोधी सम्मेलन में आज भाग लेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता होंगे। सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में होगा। सम्मेलन में 180 देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रीय आर्थिक संगठन भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में पाकिस्तान को छोड़कर FCTC संधि में शामिल लगभग सभी सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। 6 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान तंबाकू नियंत्रण पर WHO संधि FCTC के तहत किए गए अलग अलग प्रावधानों पर दुनिया भर में हुई प्रगति के साथ ही नए उपायों पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये पहला मौका है जब ये सम्मेलन भारत में हो रहा है। भारत के साथ रिश्तों को नई दिशा देने के लिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे दिल्ली में हैं। यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। इस दौरान द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती पर जोर होगा। साथ ही कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत दौरे पर आई ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज शिखर वार्ता होगी। इसमें रक्षा, सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग के अलावा ब्रिटिश वीजा में खासकर भारतीय छात्रों को पेश आने वाली दिक्कतों को लेकर भी चर्चा होगी। The number of Indian students enrolling in UK universities has gone down by almost 50%, from around 40,000 to around 20,000 now. This has happened because of restrictions on post-study stay in the UK. Indian students and people-to-people relations are important pillars of India-UK ties. We have raised our concerns on the difficulties being faced by Indian students with the UK side, and we expect mobility issues to be raised during this visit. थेरेसा मे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिलेंगी। वे बेंगलुरु भी जाएंगी, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ मुलाकात के अलावा उनका कारोबारियों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बिहार समेत पूरे देश में आस्था, संयम और पवित्रता का लोक पर्व छठ पूरी श्रद्धा से मनाया गया। इस मौके पर घाटों को विशेष तौर पर सजाया गया है। जलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया।
इस मौके पर न सिर्फ बिहार और पूर्वांचल बल्कि पूरे देश में छठ की छटा दिखी। पटना में घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था, भक्ति और उल्लास का विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। व्रतियों और श्रद्धालुओं ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना की। राजधानी दिल्ली में भी छठ के दौरान वातावरण भक्ति में बना रहा। यमुना किनारे हजारों की संख्या में श्रद्धालु छठ समारोह में हिस्सा लेने जुटे। सूर्य उपासना का पर्व छठ पूजा मुंबई में खासे उल्लास से मनाया गया। जुहू बीच पर क्या भोजपुरी, क्या मराठी, सभी इस पूजा पाठ में पूरी तरह से रमे नजर आए। इस मौके पर घाटों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। आस्था का महापर्व छठ 4 दिन तक चलता है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण ही इसे छठ कहा जाता है। सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल देने वाले इस पर्व को पुरुष और महिला समान रूप से मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर होने वाले हमले को लेकर चिंता जताई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ढाका स्थित भारतीय राजदूत से बात करके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलकर भारत की चिंता से उन्हें अवगत कराने को कहा है। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय के 20 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही अल्पसंख्यकों के घरों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 44 लोगों को हिरासत में लिया है। उधर हिंदुओं पर हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए राजधानी ढाका में प्रदर्शन भी हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इधर FBI ने हिलेरी क्लिंटन को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि उनके ईमेल्स में किसी तरह की आपराधिक बात का कोई सबूत नहीं मिला है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले हिलेरी क्लिंटन को संघीय जांच एजेंसी यानी FBI से बड़ी राहत मिली है। FBI को हिलेरी के ईमेल्स में किसी तरह के अपराध के सबूत नहीं मिले हैं। FBI के निदेशक जेम्स कूमी ने इसकी लिखित सूचना कांग्रेस को दे दी है। We have seen Director Comey's latest letter to the Hill. We are glad to see that that he has found, as we were confident that he would, that he has confirmed the conclusions that he really reached in July, and we're glad that this matter is resolved. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पर विदेश मंत्री रहते निजी ईमेल सर्वर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा था, लेकिन FBI की जांच से साफ हो गया कि इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। FBI से मिली क्लीन चिट के बाद हिलेरी क्लिंटन एक बार फिर विरोधी उम्मीदवार ट्रंप पर हमलावर हो गई हैं। An America where women are respected, where immigrants are welcomed, where veterans are honored, where parents are supported, where workers are paid fairly, where marriage is a right, where discrimination is wrong, where everyone counts and everyone has a place. इधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की बदहाली के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका नौकरियों की समस्या से जूझ रहा है। Hillary's an insider fighting only for herself and her special interests. I'm an outsider. I've become an outsider fighting for you. I'm not a politician. You, the American people, are my only special interest. That's it. That's what I'm doing it for. That's what I'm doing it for. अमेरिका में 8 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन के बीच मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर आजमाइश जारी है। अमेरिका में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता मताधिकार का पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराक के तिक्रित और समारा शहर में हुए 2 आत्मघाती हमलों में 25 लोग मारे गए, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। पहला हमला तिक्रित शहर में हुआ, जहां एक कार में विस्फोटक भरकर धमाका किया गया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक तिक्रित में धमाका उस वक्त हुआ जब कारें एक सुरक्षा नाके पर जमा हो रही थी। दूसरा आत्मघाती हमला समारा शहर में हुआ, इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें ईरानी तीर्थयात्री भी शामिल हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली है। बात खास शख्सियत की, महान वैज्ञानिक CV रमन की आज जयंती है।
उनका जन्म 1888 में आज ही के दिन तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। सीवी रमन ने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसकी याद में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। विज्ञान की सेवा करते करते 21 नवंबर 1970 को बेंगलुरु में उनका निधन हो गया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और धुंध से हालात गंभीर। एमसीडी के स्कूल 3 दिन तक बंद। गुड़गांव में धारा 144 लागू। केंद्र की पड़ोसी राज्यों के साथ आज आपात बैठक। पुंछ और कृष्णा घाटी में सीमा पार से भारी गोलीबारी। 2 सैनिक शहीद, 5 घायल। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान। तीन दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंची ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिखर वार्ता आज। रक्षा, सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग के क्षेत्र में अहम समझौतों की उम्मीद। फिर गरमाया जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का मामला। इंडिया गेट पर छात्रों और परिजनों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से की दखल की मांग। चुनाव से एक दिन पहले हिलेरी क्लिंटन को राहत। गुप्त सर्वर मामले में एफबीआई की क्लीन चिट। कहा नहीं मिले अपराध के सबूत। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।